आज की जो हमारी क्लास है भाई, ये क्लास 12th का आपका जो इंडिया वाली बुक है उसके अंदर हम भू संसाधन एवं कृषि वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आप सभी के 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आप सभी के बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो माइंड मैप से हम समझते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे भूमि का उपयोग का वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इससे कई बार 1 नंबर में पूछा गया है। क्योंकि क्या लिखा है, भू, भू का मतलब क्या होता है, भूमि, और भूमि को हम क्या बोल देते हैं, आपका जमीन। तो जमीन जो है उसका उपयोग हम किस किस आधार पे करते हैं, उसका वर्गीकरण करना है। तो हम सबको पता है बहुत सारे भूमि है वो जो वनों के अधीन है। वन का मतलब क्या है, जंगल, जंगल है, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर केवल जंगल है। तो कुछ जमीन ऐसी है जो जंगलों के अधीन भूमि है। कुछ ऐसी भूमि है जो खाली पड़ी है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त, यानी गैर का मतलब है कृषि कार्य नहीं हो रहे, उस पर कृषि हो सकती है लेकिन उस जगह पर हो सकता है केवल पशुओं को चराया जा रहा है या और कोई भी कार्य है। बंजर और व्यर्थ भूमि है तीसरे नंबर पे। भूमि कौन सी है, बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर भूमि जिसपे खेती नहीं हो सकती, वो बेकार पड़ी है, रेतीली है, कुछ भी हो सकता है। स्थायी चरगाह, स्थायी चरगाह का मतलब है जो परमानेंटली पशुओं के चराने के लिए। यहाँ पर क्या है, कृषि कार्य में हो सकता है परंतु कृषि कार्य हो नहीं रहा। वर्तमान प्रतिभूमि, प्रतिभूमि का वो मतलब होता है जिसे उपजाऊ क्षमता वापस आने के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, वो प्रतिभूमि होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना। देखो क्या है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि जो होती है, गैर कृषि कार्य का मतलब कृषि कार्य छोड़कर आप कोई और कार्य कर रहे हो सकता है उस पर आप मछली पालन कर रहे हो सकता है आपने अपना फार्म हाउस बना दिया। तो आप कृषि कार्य को छोड़कर कुछ और कार्य को, बैंकेट हॉल बना दिया आज के टाइम पे आप लोगों ने, ठीक है भाई, ऐसे अपनी चीजें जगह बना दी। तो भूमि का वर्गीकरण हम क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि है लेकिन वो व्यर्थ भूमि है। वर्तमान प्रतिभूमि के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है, वर्तमान समय में कृषि योग्य भूमि है परंतु कृषि हो नहीं रही है। पुरातन प्रतिभूमि वो भूमि होती है जो कई वर्षों से, पुरातन प्रतिभूमि वो भूमि होती है जहां पर कई वर्षों से, जो हम कह सकते हैं 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम जो है जमीन खाली छोड़ी होती है, वो पुरातन प्रतिभूमि होती है। निबल बोया गया क्षेत्र, निबल बोया गया क्षेत्र वो होता है जहां पर कृषि के लिए हमने कुछ ना कुछ बो रखा है, वो निबल बोया गया क्षेत्र होता है। हाँ, और इसके साथ साथ जो ये विविध तरु फसलें हैं, यानी जहां पर आपके बगीचे हैं, तरु फसल का मतलब है जैसे आम के बगीचे हो गए, आपके अमरूद के बगीचे हो गए, तो ये उसके अंतर्गत आपने कई जगह पर छोड़ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है और इसके नाम से ही इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। आप लोगों को जो थोड़ा सा डिफरेंट था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भू संसाधन एवं कृषि। तो भू संसाधन एवं कृषि, तो देखो भारत में कृषि की फसल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में ऋतुओं है, फसल की ऋतु को कितनी है, तो फसल की 3 ऋतु है, फसल की 3 ऋतु है। पहली रबी फसल, दूसरी खरीफ फसल, तीसरी जायद। कोई जरूरी नहीं है पहले रबी बोलना है, आप अपनी मर्जी से पहले खरीफ लिख सकते हो, रबी लिख सकते हो, जायद लिख सकते हो। अभी इसको, हाँ जो याद रहे आपको पहले वो लिख सकते हो। देखो इसको याद करने की कुछ ट्रिक भी है, अभी मैं आपको इसमें क्वेश्चन में भी बताऊंगा। जैसे रबी, हालांकि ये रबी लिखा है, ये रवि नहीं है, रबी लिखा है, लेकिन आप इसे रिलेट कर सकते हो रवि से कि रवि यानी सूर्य, सूर्य की जरूरत हमें कब पड़ती है, तो आप बोलोगे ठंड में जरूरत पड़ती है सूर्य की ज्यादा। और ये फसल ऐसी होती है जो ठंड के टाइम पे ही बोई जाती है। और ठंड कब शुरू होती है, तो आप कहोगे कि अक्टूबर के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर में ये फसलें बोई जाएंगी, या इसको लगाया जाएगा इन पौधों को। और जब सर्दी खत्म होती है मार्च या फरवरी या मार्च अप्रैल जो है, इस टाइम पे आप कहोगे कि इसे काटा जाता है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये इसकी प्रमुख फसल है। खरीफ फसल की बात करते हैं तो रबी है, तो दूसरी खरीफ। खरीफ क्या होती है, जब हमारा बरसात का टाइम होता है उस टाइम जो हम फसल बोते हैं। बरसात का टाइम भारत में कब शुरू होता है, जून से। तो आप बोलोगे जून जुलाई में फसल बोई जाएगी, जून जुलाई में, और इसे काटा कब जाएगा, सर्दी आने से पहले, यानी आप कहोगे सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसके बाद में एक जायद की फसल होती है जो कि अप्रैल या मार्च कह सकते हो, मार्च अप्रैल और जून के बीच में, यानी गर्मी वाली फसल होती है जिसमें बेल वाली फसलें, हम खीरा, ककड़ी, तरबूज, ऐसी चीजें या चारे वाली फसलें जो होती है हमारी, हम इसको उगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% MCQ से, या वैसे या तो आपसे मंथ को लेकर क्वेश्चन बनेगा या फिर आपसे फसल को लेकर क्वेश्चन बनेगा। कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनने ही बनने वाला है। भारत में प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो भारत में एक तो खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल हम किसको कहते हैं, खाद्यान्न फसलें
वो फसलें होती हैं जिन्हें बेसिकली हम अनाज के रूप में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, इसके अलावा आपकी कुछ ऐसी फसल होती है जो तेल उत्पादन के लिए हम करते हैं, जिसे तिलहन फसल बोलते हैं। उसमें तेल, जैसे आपका सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये आ गई। कुछ रेशेदार फसल होते हैं जैसे कपास और जूट। इंपॉर्टेंट है, आपसे मैप से पूछा जा सकता है, बताइए उस राज्य का नाम जहां पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। वेरी गुड। जब आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कपास किस स्टेट में उगाया जाता है, किस स्टेट में, तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कपास जो है वो गुजरात में और महाराष्ट्र में, इन दो स्टेट्स में। गुजरात टॉप पे लिखेंगे आप। अन्य फसलें, पे फसलें होती है आपकी, अन्य फसलें यानी जिसे हम पे फसल बोल सकते हैं पीने के लिए, जैसे गन्ना है चीनी के रूप में आपका, या फिर पीने के लिए इसका चाय, कॉफी, ये पे फसलें होती है। याद रखना है। भारत में कृषि के प्रकार, तो भारत में कृषि के 2 प्रकार है। एक कृषि ऐसी है जो सिंचाई के ऊपर निर्भर होकर की जाती है, और दूसरी होती है वर्षा के ऊपर निर्भर कृषि। सिंचाई के निर्भर कृषि वो कृषि होगी जहां पर नदी, नहर या सिंचाई के उपयुक्त प्रबंध होते हैं, जल की उपलब्धता सही होती है, वहां पर सिंचित कृषि होती है, क्योंकि बरसात तो होती है हर स्टेट में, कहीं कम होती है कहीं ज्यादा, लेकिन सिंचित कृषि में हम जहां पर हमारे पास में ज्यादा सिंचाई के सोर्स होते हैं तो हमें वर्षा पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, वर्षा पे निर्भर हमको रहना पड़ता नहीं है, तो उससे हम ज्यादा वैरायटी की फसलें उगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जहां पर वर्षा पे निर्भर कृषि है, वर्षा होगी तो कृषि होगी, और आप सभी को पता है कई, इसीलिए भारत में जो कृषि है उसे जुआ भी कहते हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर जो किसान है वो वर्षा के ऊपर निर्भर होकर खेती करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को भी मिल सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। भारत में जो कृषि लोग करते हैं उनकी क्या क्या समस्या है, तो उनकी कई सारी समस्या है। भारत में कृषि की क्या है, कई सारी समस्या है। जैसे भारत में कृषि की समस्या है, मानसून पर लोग, किसान जो है निर्भर होकर खेती करते हैं। दूसरी बात, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, विखंडित होता जा रहा है। और आजकल भाई भी भाईचारा ज्यादा बना के नहीं रखते, शादी होती है कुछ समय बाद ही अपने खेत लेके अलग हो जाते हैं, अपने घर लेके अलग हो जाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, वाणिज्य का अभाव। किसानों के लिए ये समस्या है कि किसान जितनी मेहनत करता है उसको जिस उचित रूप में उसको मूल्य मिलना चाहिए, कई बड़े किसान हैं वो तो भाई ज्यादा ही डिमांड करते हैं, लेकिन जिन छोटे मोटे किसान हैं जिन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए, कई बार उन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यहाँ पर मैं सभी किसानों की बात नहीं कर रहा, आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, निम्न उत्पादन। कई बार किसान मेहनत पूरी करता है लेकिन उसके उत्पादन कम होता है, इससे भी प्रॉब्लम होती है। भूमि सुधार की कमी है। सरकार को जिस हिसाब से जनता को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे विकसित देशों में होता है, सरकार किसानों को इतना सपोर्ट करती है कि किसान खेती बाड़ी ना छोड़े, लेकिन भारत के किसानों को सरकार इतना सपोर्ट नहीं करती। यही रीजन है बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों से खेती बाड़ी का कार्य छोड़कर शहरों में आकर बस रहे हैं। अल्प बेरोजगारी। कई समय पर कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास में अपने खुद के खेत नहीं होते। देखो, अल्प बेरोजगारी का मतलब है जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीनें नहीं है, वो दूसरों के यहाँ पर काम करते हैं, दूसरी जमीनों पर, लेकिन कई बार उन जमीनों से भी उन्हें बेदखल किया कर दिया जाता है। तो जब तक उन्हें कोई नई जमीन खेती करने के लिए नहीं मिलती, तो ऐसे समय पर कई किसान अल्प बेरोजगारी का शिकार होते हैं। और कई बार सरकार की जो नीतियां हैं उसकी भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ तथ्य जैसे बताए गए हैं। खाद्यान्न उत्पादन में, ये इंपॉर्टेंट है, मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व स्थान तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आप सभी का देखो, सबसे पहले यूएसए और चीन, ये दोनों भारत से आगे। भारत का स्थान आपको याद रखना तीसरे नंबर पे। रबी और खरीफ प्रमुख फसल कौन कौन सी है? रबी में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है आप सभी की? गेहूं। और खरीफ में कौन सी है? चावल। चावल ना लिखकर पेपर में धान लिख दे तो भी कंफ्यूज मत होना। अगला, गेहूं उत्पादन जो है अग्रणीय राज्य, यानी उस स्टेट का नाम बताना है जहां पर गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है। यहां से क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आपसे पूछे, सुन लो मेरी बात, कि कितने क्षेत्रफल में ज्यादा होता है उत्पादन, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछ ले, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप ध्यान रखना, एक तो उत्पादन के हिसाब से पूछता है, उत्पादन के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से अगर उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है तो पंजाब में ज्यादा उत्पादन होता है। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे कितने बड़े क्षेत्र में उत्पादन किया जा रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि पंजाब से बड़ा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। ये याद रखना आप सभी को। हरियाणा, राजस्थान में हालांकि उत्पादन होता है, कम होता है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश भी इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किन फसलों में उत्पादन का विश्व का स्थान प्रथम स्थान पर है? तो दाल उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है, और चाय का उत्पादन भी भारत में काफी ज्यादा होता है। हालांकि प्रथम स्थान तो नहीं है, चाय हम चीन के बाद ही आते हैं। दूसरा, हरित क्रांति का आधार क्या है? हरित क्रांति में क्या हुआ? हमारे देश में अच्छी किस्म के बीज आए, अच्छी
अच्छी किस्म की उर्वरक आई है और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई है। चावल उत्पादन भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? तो चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। मूंगफली का उत्पादन कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा करता है? गुजरात। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का भी करता है और जूट का भी करता है। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में। जो तिलहन उत्पादन है मध्य प्रदेश, यानी तेल का उत्पादन या ऐसी फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। गन्ने का उत्पादन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एमसीक्यू के लिए आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें डिस्कस किए हैं। बात करेंगे आपके 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, भारत में फसलों की कौन कौन सी ऋतु है? तो फसलों की 3 ऋतु है। सबसे क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया कि फसलों की ऋतु बतानी है और उसकी 2-2 विशेषताएं भी बतानी है। 3 फसलों की ऋतु है भारत के अंदर, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ पहले लिख सकते हो, रबी भी पहले लिख सकते हो, जो याद आ जाए आपको पेपर में पहले लिख सकते हो। देखो खरीफ ये वो फसल है जब हमारे यहाँ पर बरसात का मौसम होता है। तो बरसात का मौसम कब होता है? जून माह में प्रारंभ होगा और ये सितंबर माह तक रहता है। इसमें क्या क्या उत्पादन किया जाता है? चावल, कपास, जूट है, ज्वार बाजरा है, ये सब, या अरहर, ये ज्यादा उगाया जाता है। खरीफ फसल जो है ये बेसिकली हम, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। अगर यहाँ से एमसीक्यू बन गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इसको याद करके भी जाएंगे तब भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि खरीफ फसल जो है उसके उत्पादन में किस मानसून की मुख्य भूमिका होती है? तो ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब क्या है? जो यहाँ से हवाएं चलती है, सॉरी यहाँ से नहीं, इस साइड से, यहाँ से। दक्षिण पूर्व हो गया वो, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम, यहाँ से जो बरसात की पवनें जाएंगी आगे की तरफ हमारे, वो इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही ध्यान रखना है चावल की जो फसल है वो शुरू होती है। रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल वो है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और कब कब काटी जाएगी? प्रारंभ तो लिखा इसका, लेकिन अंत नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं मार्च अप्रैल, इस टाइम पे इस फसल को काटी जाती है। इसमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ, ये सारी की सारी चीजें इसमें बोई जाती है। जायद की फसल क्या है? ये गर्मी की फसल है, ग्रीष्मकालीन। आपसे पेपर में दे देगा ऑप्शन में, निम्नलिखित में बताइए ग्रीष्मकालीन की कौन सी फसल है? तो जायद फसल है। ठीक है भाई। रबी की कटाई के बाद हो जाती है शुरू। इसमें क्या होता है? आप जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, ऐसी चीजें या चारे वाली या सब्जियों को बोया जाता है। आप गर्मी में देखते हो सब्जियां जो है थोड़ी सी सस्ती भी हो जाती है इसी वजह से। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यह है कि भारत में आर्द्रता के आधार पर भारत में फसलों को या भारत की जो कृषि है उसको कितने प्रकार से बांटा जाता है? तो भारत में जो कृषि है उसे 2 प्रकार से बांटा जाता है, 2 समूह में बांटा जाता है कृषि करने के प्रकार। पहला आता है सिंचित कृषि, जो सिंचाई के ऊपर निर्भर होती है, और दूसरा वर्षा के ऊपर निर्भर कृषि। सिंचित कृषि वो होगी जहां पर क्या होता है कि वर्षा तो हमारा सिंचाई का स्रोत रहा ही रहा है, उसके अलावा कि अगर जल की कमी उन क्षेत्रों में होती है तो जल की कमी सिंचाई द्वारा पूरी कर ली जाती है। और इसका मेन उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका फायदा ये होता है कि हम फसल जो होती है, हमारी जो फसलें हैं उसको अत्यधिक उत्पादन कर पाते हैं इसके थ्रू, और फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध हो जाता है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन वर्षा पे निर्भर कृषि जो होती है ये पूरी तरीके से वर्षा पे निर्भर होगी, और इस वजह से कई बार किसानों को लिमिटेड फसलें ही बोनी पड़ती है जो वर्षा से जुड़ी हुई होगी या उसके मौसम के टाइम पे ही होगी। सीधी सी बात है, वर्षा कब होती है? ज्यादातर देश में आप देखोगे जून में शुरू होगी और अक्टूबर नवंबर तक वर्षा होगी ज्यादा से ज्यादा, इस टाइम तक होती है। तो ज्यादा पानी वाली अगर हमें कोई फसल उगानी है तो हम इस टाइम पे उगाएंगे। लेकिन जहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डबल टाइम पे भी कृषि कई चीजों की कर लेते हैं। तो ये ज्यादातर उन इलाकों में होती है जहां पर शुष्क भूमि या आर्द्र भूमि की मात्रा कम होती है, ये ध्यान रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि, यानी कृषि लगातार बनी रहे, इसके लिए सरकार के द्वारा कौन से मिशन तैयार किए गए हैं? तो आप कहोगे सरकार ने कई तरीके की सुविधाएं प्रदान करी है। जैसे इसमें आप क्या कहोगे कि सरकार ने विशिष्ट एकीकृत समग्र प्रणाली को बढ़ावा दिया है। सरकार ने क्या किया है कि ऐसी कृषि की जाए जहां पर मिल बांट के लोग सतत का मतलब है कि जो व्यवस्थाएं वहां पर ऐसी की गई है जो सभी लोगों के लिए एक साथ हो सके। लिख सकते हो। दूसरी चीज इस क्वेश्चन के अंदर आप मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है उसको इंक्रीज करने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा भू सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करवाई जा रहे हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां पर सरकारी
परंपरागत कृषि के विकास पे भी बढ़ावा दिया रहा है। सरकार जो है हमारी जो पुरानी कृषि प्रणाली थी उसको बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि जो नई कृषि प्रणाली है उसके अंदर किसानों को कई सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जब हम ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो जमीन की उपजाऊ क्षमता खराब हो जाती है। तो सरकार जो पुरानी नीतियां थी कृषि करने की उनको भी क्या कर रही है, थोड़ी बहुत बढ़ावा दे रही है। आपको अंतर स्पष्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जैसे बंजर भूमि और कृषि योग्य वृत्त भूमि। बंजर भूमि कौन सी भूमि होती है? वो भूमि होती है जो कृषि योग्य तो है, कृषि योग्य नहीं है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इसमें देखो बंजर भूमि कृषि नहीं होगी, सिंपल सी बात है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी कृषि हो सकती है लेकिन उस पर कृषि की नहीं जा रही है। तो लिखा भी हुआ है पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक समय से ये व्यर्थ पड़ी है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और इस भूमि को कृषि तत्कालीन जरिए से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी हम क्या करें कि अगर तत्कालीन हम कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करें तो इसे कृषि कर सकता है इस पे। लेकिन बंजर और व्यर्थ भूमि क्या है कि कई समय से खाली पड़ी होती है। ये हो सकता है यहाँ पर जो मृदा है वो रेगिस्तानी हो, ऊबड़ खाबड़ इलाका हो, और या फिर ऐसी जमीन हो सकती है जिसकी गुणवत्ता मिट्टी की बहुत खराब हो। यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, इस पे कृषि करना बेकार है। दूसरा आपको बताना था शुष्क बुआई क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, दोनों में अंतर क्या होता है? पहले सकल बोया गया क्षेत्र समझो तो जोता और बोया गया क्षेत्र जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर आपने हल चला रखे हैं या फिर कुछ बो रखा है तो वो शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाएगा आप सभी का। कम से कम ये होता है जिसका उपयोग वर्ष में एक बार हम कृषि के लिए जरूर कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध बुआई में क्या है कि जहां पर केवल बोया गया हो, बोने का मतलब है कुछ आपने लगा रखा हो, वो केवल। और बुआई की कृषि केवल जहां पर सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा होगी या फिर जहां पर वर्षा निर्भर कृषि होगी, या वर्षा जब होती है उस टाइम पे चीजें ज्यादातर बोई जाती है। तो विशुद्ध शुद्ध बुआई का मतलब केवल बोने से है। और सकल बोया गया में क्या होता है? हल भी चला रखा हमने वहां पर उस खेत के अंदर, तो हम उस क्षेत्र को भी कह देते हैं। अब ये पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसी का सेम क्वेश्चन है कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है लेकिन उसका निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है? निम्नीकरण का मतलब है उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म की हो रही है। तो बहुत ज्यादा कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सिंचाई की वजह से जमीन या तो लवणता होती जा रही है या क्षारीयता होती जा रही है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो नदी से नहर में पानी आ रहा है, नहर से हमारे खेतों में पानी आ रहा है और नदी के अंदर उद्योगों का कचरा जा रहा है, यहाँ का कचरा या इसका प्रदूषित जल यहाँ जा रहा है, यहाँ से प्रदूषित जल यहाँ जा रहा है और खेतों में जा रहा है। जैसे ये पहले नदी है, ये आपका उद्योग है, उद्योगों का जो, हाँ, यहाँ पर फिर नहर हो गई है आपकी, और ये आपके नहर से खेतों में पानी जा रहा है। उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो नदियों में जा रहा है, नदियों से पानी नहरों में जा रहा है, नहरों से खेतों में जा रहा है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उससे फसल खराब हो जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हम जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें बार बार अलग अलग तरह की दवाइयों का उपयोग करें, कीटनाशक का, या फिर एसिड रेन भी लिख सकते हो आप, इसमें अम्लीय वर्षा भी लिख सकते हो, अलग से पॉइंट बनाना चाहो तो। अम्लीय वर्षा के कारण भी आज जो है हमारा भूमि जो है वो क्या हो रहा है, उपजाऊ क्षमता खराब हो रही है। इसके परिणाम क्या है? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन हो रहा है और जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि में अंतर बताना है आपको। तो वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब है वह भूमि जिसे 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है, यानी 1 वर्ष हो गया है और उसमें खेती नहीं की गई है। पुरातन प्रतिभूमि वो है जहां पर 1 वर्ष से ज्यादा हो गया लेकिन 5 वर्ष से कम, 1 से 5 के बीच में होता है ये वो जमीन टाइम, उसी के बीच में हमने क्या कर रखा है, खेती, उसी के बीच में हमने इसमें खेती नहीं करी। 5 वर्ष से कम है होना चाहिए, ध्यान रखना है आप सभी को, नहीं तो 5 वर्ष से ज्यादा जब हो जाएगा ना तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बन जाएगी वो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो क्वेश्चन आया भी हुआ है 2014 के पेपर में। क्वेश्चन है, भारत में भू संसाधन का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी कृषि की भी आजीविका निर्भर है। कृषि उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कृषि से ही अपनी जीवन चलाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो उन लोगों के लिए भू संसाधन का महत्व बहुत ज्यादा है जो कृषि पर निर्भर है। जैसे जो लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं, कृषि ही कार्य करते हैं, तो वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, आप सबको पता है। और वहां के लोग बाग अपने पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं, स्थानीय चरगाहों पर चराते हैं। उनकी जो कृषि पर पूरी तरीके से आजीविका है और वहां पर गरीबी का जीवन जीते हैं। वहां पर सरकार द्वारा ज्यादा उनके लिए व्यवसाय या अन्य साधन जो है वो नहीं गुणवत्ता प्रदान की जाती जितनी उनके लिए करनी चाहिए। तो वो लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप नहीं करते, वो पूरी तरीके से प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, पशुओं को पालते हैं, एक जगह से दूसरी जगहों पर
स्थानांतरित भी नहीं करते, इसीलिए एक ही क्षेत्र उनके लिए बना रहता है, तो कृषि ही उनकी आजीविका होती है। दूसरी बात, भूमि की जो गुणवत्ता है, भूमि की जो आपकी गुणवत्ता है वो भी चाहे कम हो या खराब हो, लेकिन उसी क्षेत्र पर उनको खेती करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि का स्वामित्व है वो साथ साथ सामाजिक सम्मान भी उनको मिलता है, यानी उस क्षेत्र में अगर वो रह के खेती करते हैं तो उनको सामाजिक सम्मान भी मिलता है। भू संसाधन, चाहे हमारे खेत हो गए उसमें, चाहे हमारे खेत के अलावा चरगाह हो गए, नहर हो गए, जमीन से जुड़े हुए जो संसाधन है भूमि संसाधन कहलाते हैं आप सभी के। भारत में उन दो फसलों का नाम बताना है जो पेय फसल है, तो चाय भी कह सकते हो, कॉफी भी कह सकते हो, ठीक है भाई। ये कहाँ, कहवा जो है ये भी कॉफी का ही पार्ट होता है। कौन कौन से राज्य है, तो चाय कहाँ का ज्यादा होता है, असम में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। जो कॉफी है वो कहाँ पर होता है, आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ज्यादा आप लोगों का होता है। सांझी संपदा छोटे किसानों के लिए जरूरी क्यों है, तो इंपॉर्टेंट है। सांझी संपदा छोटे किसानों के लिए इसे जरूरी है। पहली बात तो सांझी संपदा आप सबने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा है, ये वो संसाधन होता है जो किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समुदाय का इस पे अधिकार होता है। तो जो सांझी संपदा, जिन लोगों के पास खुद की जमीनें नहीं है वो क्या करते हैं, वो सांझी संपदा में अपने पशुओं को चराते हैं, अपने पशुपालन जो करते हैं वो पशुओं को कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं सांझी संपदा में चलाते हैं, क्योंकि जो चरगाह के स्थान होते हैं वो सबके होते हैं। दूसरी बात, ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं होती है, ईंधन यानी शाम के टाइम जो उनको लकड़ी जलानी होती है खाना बनाने के लिए, वो भी इन क्षेत्रों से ही सांझी संपदा से ही प्राप्त करती है। तीसरी बात, हमें बहुत सारे जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, रसदार औषधि हो गई, ये सब भी सांझी संपदा से ही मिलते हैं, जंगलों से हमें प्राप्त होता है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, सब पूरे समुदाय का उस पर अधिकार है, ये आपने पॉलिटिकल साइंस में भी तो पढ़ रखा है। एक सांझी संपदा और एक वैश्विक संपदा। सांझी लिखा जाए या साझा लिखा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है। छोटे कृषि जो होती है, यानी जो छोटे किसान खेती करते हैं और उनके पास कृषि योग्य भूमि जो है वो कम होती जा रही है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और भारत में ऐसी दो समस्याएं बतानी है जिसकी वजह से जो है भूमि निम्नीकरण हो रहा है। आप सबको पता है भूमि निम्नीकरण वाला क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर ऊपर पहले भी डिस्कस किया था और पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इसलिए हम डिस्कस इसको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की कृषि पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है। तो हरित क्रांति पहली बात तो 1960 के दशक में अपनाई गई, और 1960 के दशक में जब अपनाया गया था तो इसका फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ आप सभी का पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में ज्यादा हुआ। हरियाणा और पंजाब इन क्षेत्रों में ज्यादा हुआ, और यहाँ पर नई किस्म की बीजी आई, नई किस्म के आपके तकनीक आए, कीटनाशक आए, जिससे वहां के लोगों का जो उत्पादन था वो बढ़ गया। तो यहाँ पर बताया गया है किन किन राज्यों में मुख्य रूप से इसको फायदा पहुंचा। जैसे पंजाब में पहुंचा, हरियाणा में पहुंचा, उत्तर प्रदेश में पहुंचा, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। जिन इलाकों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी उन इलाकों में केवल इसका ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसकी विशेषता क्या है, उन्नत किस्म के बीज आए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो हमारे उर्वरक है उनका उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह का, कीटनाशक दवाइयों का हम उपयोग कर रहे हैं, और जो है कृषि में मशीनों का अत्यधिक हम उपयोग करने लग गए इसके बाद से तो ये तकनीकी आई। इसके साथ साथ अगला, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लो इसको। देश के कुल 80% जो है श्रमिकों की जो शक्ति, जो आय है, वो उनकी आय का भाग कृषि ही है। हाँ, लगभग देश में जितना राष्ट्रीय उत्पादन होता है हमारे देश में 26% जो है वो कृषि का योगदान है। हमारे देश कई क्षेत्रों में अग्रणी उत्पादन है, जैसे कपड़ा उद्योग हमारे देश का फेमस है, जूट उद्योग फेमस है, चीनी उद्योग फेमस है। पशुओं के लिए जो चारा होता है वो कृषि से ही प्राप्त होता है, तो इसीलिए भी कृषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कृषि है वो कृषि अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो कृषि केवल विनिर्माण उद्योगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विनिर्माण आप सबने पढ़ रखा है, के बारे में आपने पढ़ रखा है, निर्माण के बारे में आपने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। तो विनिर्माण के लिए भी इंपॉर्टेंट है, विनिर्माण के लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है। सांझी संपदा आप लोगों को बता दी गई है। सांझी संपदा किसे कहते हैं, तो इसमें पहले सबसे पहले आपको इसकी विशेषता बतानी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको। तो सांझी संपदा किसको कहते हैं, देखो पहले यहाँ पर बताया गया निजी भू स्वामित्व। निजी भू स्वामित्व उसको कहते हैं जिसपे किसी एक व्यक्ति या पूरे कुछ ग्रुप का ही अधिकार होता है, लेकिन समुदाय का यानी सबका ही होगा, उस पर नियंत्रण। सांझी संपदा, इस पे जो नियंत्रण है या तो समुदाय का होगा या फिर सरकार का होगा। हालांकि सरकार का ही होता है,
लेकिन उस पर नियंत्रण जो है समुदाय पूरी तरीके से हर कोई यूज कर पाता है उसका। तो वही है कि भाई आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं वर्ग के होते हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो पशुपालन इस पे करते हैं। बहुत सारे लोग जो है रेशेदार फल वगैरह औषधि यहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे बताया महिलाएं जो है ईंधन चारा इस क्षेत्र से एकत्रित करती है। और कई बार सामूहिक रूप से हमें कई कार्यक्रम करने होते हैं, कोई कार्यक्रम करना होता है तो इसका हम उपयोग करके कर सकते हैं। हाँ, जैसे बरातघर हो गया, पार्क हो गया, है ना, उसको हमको खेलना है, हमें कोई गेम आयोजित करना है तो उस जगह पर हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा तो आप शायद पेपर में अटक सकते हो। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। इस जगह पर आपसे एलपीजी मॉडल पूछा जा रहा है। एलपीजी मॉडल का मतलब क्या है? एलपीजी मॉडल मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से, वैश्वीकरण के आने से के बाद से भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आप इसमें हरित क्रांति के प्रभाव बोल सकते हो। पहली बात तो इसके अच्छे भी प्रभाव पड़े और इसके बुरे भी प्रभाव पड़े। अच्छे प्रभाव ये पड़े कि किसानों को अब प्राइवेट बैंकों से लोन मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट लोन जब मिलता है तो उनकी दर बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से बहुत सारे किसान जो है जब उसका लोन चुका नहीं पाते हैं तो उसको खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारे विदेशी फायदा भी है, भाई लोन मिल जाता है, लेकिन वही कि जब चुका नहीं पाओगे तो भाई आपके घर जो भी चीज है उसको सीज कर देते वो लोग। इसके अलावा हमें किसानों को अलग अलग तरह के बीज, उर्वरक, कीटनाशक मिले, इससे उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन जमीन को भी उर्वरा क्षमता इसकी घटा रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ है। आज के जमाने में विदेशी कंपनी हमारे देश में आ रही है और वो इन किसानों से क्या कर रही है, इन छोटे मोटे जो किसान हैं उनसे कोई वस्तु नहीं खरीदती। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी है, उसको टमाटर चाहिए या उसको उस कंपनी को प्याज चाहिए, तो वो डायरेक्टली ऐसे कि वेंडरों से कांटेक्ट करते हैं जो बड़े किसान हैं, और बड़े किसानों को फायदा भी ज्यादा होता है क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा कीमत देते हैं और हमारे बाजारों में लोगों को कीमत नहीं मिल पा रही है। तो ये नुकसान भी हुआ है। और हमारे जो फसल जिनका पहले एक्सपोर्ट होता था, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता था, वो एक्सपोर्ट बढ़ा भी है और घटा भी है। घटा इस तरीके से कि हमारी जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है तो उस पे खाद्य उत्पादन पर दबाव भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उन्मुक्त बाजार, उन्मुक्त बाजार का मतलब है कि बाजार में अब किसान स्वतंत्र हो गए। आप ये कह सकते हो कि किसान खुद अपनी इच्छा से भी जाकर बाजार में अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। उन्मुक्त बाजार का मतलब ये है। आप बहुत सारे पॉइंट, आप इसके पॉइंट भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी के पॉइंट भी लिख सकते हो। पिछले 50 सालों में कृषि में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है और इससे उत्पादन बढ़ा भी है। आपको पता है तकनीकें बदल गई, पहले हल से खेत जोते जाते थे, हालांकि अभी भी किसान बहुत सारे जोतते हैं, लेकिन ट्रैक्टर का आजकल व्यापक तौर पे उपयोग हो रहा है। फसल की कटाई के लिए थ्रेसिंग का उपयोग किया जा रहा है, दाने वाने निकालने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसकी आपको गतिशीलता बतानी है, आपको यही बताना है कि कैसे इनका उत्पादन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तरह की जो कृषि है वो लोग कर रहे हैं। बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है, इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी नई नई नीतियां अपनाई गई हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां अपनाई गई हैं। हाँ, तो आप इसमें से लिख सकते हो, ऐसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय किसानों की जो है जीविका को बढ़ाने के मुख्य स्रोत, आपको पता है जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने 3 समस्या थी। देश आजाद हुआ तो 3 चुनौतियां थी हमारे सामने। एक तो एकता स्थापित करने की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरा तेज गति से विकास करना। तो उसमें लोगों की जीविका भी बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, ये सरकार के लिए इंपॉर्टेंट था। और आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत किसानों के लिए बड़ी मुश्किल से अपने परिवारों के सदस्यों के लिए फसल उगा पाते थे। पहले इतने संसाधन भी नहीं थे लोगों के पास। आज के जमाने में एक किसान जो है ट्रैक्टर से बड़े खेत को भी जोत लेता है, लेकिन पहले किसान के पास इतना खुद श्रम शक्ति नहीं होती थी, तरह तरह के लोगों को बीमारियां हो जाती थी और इस वजह से किसान ज्यादा फसल नहीं उगा पाते थे। और साथ ही साथ उस समय जमींदारी प्रथा भी थी। बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ सूखा पड़ता था, वर्षा पे निर्भर होकर लोग बाग खेती करते थे और अकाल की घटनाएं भी कई बार घट जाती थी। इस वजह से उत्पादन कम होता था। आजादी के तुरंत बाद सरकार ने क्या क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सारी नीतियां अपनाई। जैसे सबसे पहली बात क्या की, तो कृषि गहनता को बढ़ावा दिया गया। व्यापारिक फसलों को उत्पादन करने के लिए कहा गया कि ऐसी फसलों को ज्यादा उत्पादन करो जो व्यापार ज्यादा हो और उससे क्या फायदा मिले, आपको लाभ मिले। तीसरा, 1960 के दशक में हरित क्रांति को अपनाया गया। ये आपको हरित क्रांति लिखनी है इसके अंदर। इसके अलावा गेहूं, चावल, अधिक उपजने वाले जो बीज होते हैं HYG, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एमसी में, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये बीज भारत में लाए गए थे और ये हरित क्रांति में 1960 के दशक में ही लाए गए थे, ध्यान रखना है।
बीज के नाम है। इसके अलावा कई रासायनिक उर्वरक जो खेतों में दवाइयाँ यूज होती है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसको भी लाया गया। और इसके अलावा अच्छे किस्म की जो सिंचाई की व्यवस्था है की गई। उन क्षेत्रों में से इंदिरा गांधी नहर के बारे में सुना है आपने? इंदिरा गांधी नहर के बारे में सुना होगा, जो राजस्थान की है। आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेना, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर है, वो इंदिरा गांधी नहर वो क्या करे, उस इलाकों में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे रही है। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब ये है स्रोत आधारित क्वेश्चन, तो ये तुम कर ही लोगे।